Bismillahirrahmanirrahim. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Before going to our topic, मेरे नज़दीक एक नाइंसाफ़ी होगी कि अगर मैं आपके रिस्पांस के बारे में बात ना करूं जो कि मुझे मेरी पहली वीडियो पे मिला है. द रिस्पांस वाज मोर देन माय एक्सपेक्टेशन एंड थैंक यू ऑल कि आप सब ने इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया. जो बहुत ज़्यादा मुझे कहा गया उस फीडबैक से रिलेटेड या उस वीडियो से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा फीडबैक मुझे मिली वो यही थी कि लेक्चर वाज सुपर बट यस देयर वाज अ साउंड क्वालिटी इशू एंड कैमरा सेटिंग का भी इशू था कुछ. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने इस लेक्चर में जो मेरा वॉइस का इशू था, क्योंकि एज अ टीचर आई डू नो कि वॉइस क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लेक्चर में. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो ताकि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ सके और आप अच्छे से एक चीज़ को सीख सकें. और मैंने कैमरा सेटिंग को भी कोशिश की है कि मैं बेहतर से बेहतर बना सकूं. तो चलते हैं आज के टॉपिक पे. तो आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा वो मैट्रिसेस का ही चैप्टर कंटिन्यूज है और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है. आज के लेक्चर में हम तीन मेन चीजें डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर 9th के सिलेबस की बात की जाए तो जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इतना डिटेल्ड में उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा आज का थर्ड टॉपिक है दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को समझना जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से. तो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखूंगा. एक ऑर्डर में लिख लेता हूँ 1 by 1 एंड ऑर्डर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज क्लियर कर दी कि व्हाट इज ऑर्डर. ऑर्डर बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय m/n. तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ A, फाइन, और इसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल a और उसकी बेस पे मैं लिख लेता हूं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सबस्क्रिप्ट. ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1 by 1. क्यों इसका ऑर्डर 1 by 1 है? क्योंकि इसमें हमारे पास देखें सिर्फ एक रो यानी कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है और एक ही कॉलम यानी कि वर्टिकल अरेंजमेंट है, और ये एक जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है. यहां पे जो ये ए, स्मॉल ए लिखा गया है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है. अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बाहर ले आऊं, जैसे कि लिखा हुआ है ए, सबस्क्रिप्ट में है आई एंड जे. फाइन, यहां पे याद रखें कि सबस्क्रिप्ट में लिखा गया ये आई और जे खास चीज को रिप्रेजेंट करता है. आई रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रो को और जे रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कॉलम को. तो जैसे मैंने कहा कि ये एक जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है. तो यहां पे आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो ए है इसकी रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 है. तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास जब भी हम जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखते हैं तो नॉर्मली अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट ए का इस्तेमाल करते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट में आई और जे का यूज होता है. आई जो है हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. अब अगर आप इसमें एक चीज और जो यहाँ पे आपको समझनी है, देखें आई जो है वो पहले लिखा हुआ है और जे जो है वो बाद में लिखा हुआ है, और बात हम कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, यानी कि जब क्वेश्चंस में ये चीज यूज होगी तो मे बी यहाँ पे आई और जे ना हो, देयर मस्ट बी सम न्यूमेरिक वैल्यू. तो इट मींस कि अगर यहां पे मैं लिख लेता हूं A2 3 अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टू जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और जनरल एलिमेंट, तो 2 जो है वो आई की जगह पे है और आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को. इट मींस यहां पे सेकंड रो की बात हो रही है. जे जो है 3 जो है वो जे की जगह पे है और जे रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम को. इट मींस थर्ड कॉलम की बात हो रही है.
तो बेसिकली ये जो ए जिसकी सबस्क्रिप्ट में 2 और 3 लिखा है, इट मींस कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, यानी रो सेकंड और कॉलम थर्ड। ये जनरली पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट जो है रिप्रेजेंट की जाती है। अब फर्दर हमने, ये तो बहुत ही सिंपल था कि हमने जनरल एक मैट्रिक्स डिस्कस किया जिसका ऑर्डर 1 by 1 है। सिमिलरली हम एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि आपको जो ये मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास जब अल्फाबेट लिखा जाता है और उसके सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं और वो सबस्क्रिप्ट में लिखे गए नंबर कि उसकी पोजीशन को कैसे जो है आइडेंटिफाई करवाते हैं, उस चीज को समझ लेंगे जब हम एक और जनरल मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहां पे मैं एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूं बी। फाइन, दिस इज द वेरी फर्स्ट पोजीशन, तो इट विल बी A1 1, देन A1 2, A2 3, A2 1 एंड A2 2। अब कैसे ये जनरल फॉर्म है और इसमें लिखे गए एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जबकि सबके सब जो हैं उन हमारे पास स्मॉल ए है, अल्फाबेट है, लेकिन तमाम के सबस्क्रिप्ट डिफरेंट है। और कैसे ये डिफरेंट सबस्क्रिप्ट इसकी डिफरेंट पोजीशन को हमारे सामने क्लियर करते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरली आपको बताया मैंने जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट लिखा जाएगा और उसके सबस्क्रिप्ट में आई और जे होता है, फिर आई रिप्रेजेंट्स रो एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। अब यहां पे अगर हम इसको देख लें, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो। तो ये हमारे पास क्या है, रो 1 है, एंड ये हमारे पास क्या है, रो 2। सिमिलरली वर्टिकल और टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम 1 एंड देन दिस विल बी कॉल्ड कॉलम 2। अब देखें, ये जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में किसको रिप्रेजेंट, इसकी पोजीशन कैसे क्लियर हो रही है हमारे पास सबस्क्रिप्ट से। द फर्स्ट डिजिट इन द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स आई एंड आई रिप्रेजेंट्स रो। इट मींस इसकी फर्स्ट रो है, एग्री, ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है। सेकंड आ गया कि जो सेकंड डिजिट होता है सबस्क्रिप्ट में, इट रिप्रेजेंट्स जे एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो इट मींस दैट 1 इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम। तो अगर इसके दोनों सबस्क्रिप्ट पे लिखे दोनों नंबर्स को देखा जाए तो A1 1, इट मींस कि ये जो A है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, A जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। जैसे ही हम स्विच करते हैं इस एलिमेंट पे या इस मेंबर पे, तो देखें रो चूंकि चेंज नहीं हुई और पहला जो डिजिट है सबस्क्रिप्ट में इट रिप्रेजेंट्स रो, तो इट इज अगेन 1। एंड सेकेंडली जो हमारे पास जो सेकंड डिजिट है सबस्क्रिप्ट में दैट इज 2 एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड कॉलम। तो अब अगर आप इसकी पोजीशन को देखें तो ये एलिमेंट कहां पे है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज व्हाई इट्स सबस्क्रिप्ट हैज A1 2। तो आप अगर इस सारी चीज को समराइज करें और सिंपल समझें तो आपने सिंपली ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको इस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा और क्वेश्चन कुछ यूं होगा दैट identify its position, तो A2 3, तो आपने क्विकली इस चीज को जहन में ले आना है कि डिजिट जो सबस्क्रिप्ट में पहले लिखा गया है इट इज रिप्रेजेंटिंग रो, और जो सेकंड लिखा गया है इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो आपने जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे जाना है, यू विल गेट द अननोन एलिमेंट और यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, तो ये बात हुई हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट की। इस पूरी डिस्कशन में ये दोनों जो हमारे मेन टॉपिक्स थे ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं कि कैसे हमने कहा जनरली किसी भी मैट्रिक्स के जब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए आई जे, यानी ए जनरली यूज होता है, आई और जे जो है सबस्क्रिप्ट में यूज होते हैं। आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। फिर मैंने पोजीशन को क्लियर करने के लिए आपको बता दिया कि हमारे पास जो है मैंने एक मैट्रिक्स लिया दैट इज 2 by 2 ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2, बिकॉज इट हैज 2 rows एंड 2 columns। और जब इसमें आप पोजीशन को देख रहे हैं तो हर जो एलिमेंट है उसके सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं और चेंज होते ही वो उसकी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। वेयर इज माय डस्टर, हियर वी गो। देखें,
Let's write a matrix A11, A12, A21 and A22. अगेन मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, यहां पे मैं साथ आपकी मेमोरी के लिए लिख भी लेता हूं. AIJ, I is representing रो. सॉरी थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है ये, इसको क्लियर करने के लिए हम ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं. रो और J लिख लेते हैं which will represent column. Which will represent what? Column. अब देखें मैट्रिक्स B with order 2 by 2. हर एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं because their position is changing. Now the very first matrix is A11, which is representing that it lies in the first row and first column. A12, 1 means first row because I की जगह पे I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. J की जगह यहाँ पे हमारे पास 2 है और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को. तो यहाँ पे सेकंड कॉलम की बात हो रही है. अब यहीं पे मैं लिख लेता हूं मैट्रिक्स B दोबारा, जिसमें मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं लाइक 4, -6, 8 एंड 10. फाइन. अब पहला सवाल ये है कि जो मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं, व्हाट इज A21 इन मैट्रिक्स B? मैट्रिक्स B में A21 क्या है? A21 क्या है? तो हमने क्विकली क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है फर्स्ट सबस्क्रिप्ट डिजिट पे, जो कि हमारे पास है 2 एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग रो. फाइन. एंड I which is 1 which is representing column. It means we are talking about second row and first column. Come to the given matrix. We have first row. ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो. फर्स्ट एंड सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम. R1, R2, C1, C2. अब कौन सा एलिमेंट है जिसकी रो सेकंड है और कॉलम 1 है? तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट जो कि है 8. देखें सेकंड रो में लाई कर रहा है और कॉलम 1 में लाई कर रहा है. तो इट मींस कि जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि A21 क्या है, तो A21 हमारे पास है 8. A21 हमारे पास क्या है? 8 है. A21 हमारे पास क्या है? 8 है. तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको हर चीज क्लियर हुई होगी. 2 चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं. थोड़ा सा टेक्निकल है, मैंने आपसे पहले मेंशन किया कि 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझाने के लिए मैंने जरूरी समझा कि आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए. तो अब अगली बात जो हमारा टॉपिक जो कि सिलेबस से रिलेटेड है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स? कि 2 मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं. जाहिर है इक्वालिटी की बात हो रही है, वी विल डेफिनेटली हैव 2 मैट्रिक्स एट लीस्ट. तो अब बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पे. और एक दफा फिर मैं डस्टर भूल चुका हूं. हियर वी गो. ओके. So equality of matrix. Equality of matrix. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक को मैं 2 स्टेप्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगा. या ये समझ लेंगे 2 स्टेप्स बस आपने समझने हैं एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस. द वेरी फर्स्ट इज, जिसको मैं कह लेता हूं कि क्या है, कंडीशन. कंडीशन में आपने एक बात जहन में रख लेनी है, 2 मैट्रिसेस can only be equal if they have same order. Second, corresponding elements are equal.
1 and 2। रिमेंबर, कभी भी कंडीशन को डिफाइन करते हुए आपने सेकंड कंडीशन को फर्स्ट की जगह पे नहीं लिखना, बिकॉज इट विल मेक यू वर्क डिफिकल्ट। आपने जो फर्स्ट कंडीशन है उसको फर्स्ट पे रहने देना है, जो सेकंड कंडीशन है उसको सेकंड पे रहने देना है। और बात अब क्या हो रही है, कौन सी वो कंडीशंस हैं, कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बाद में, मैंने उसको अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली या कंडीशन को वर्बली देखा जाए तो मैंने ये लिख लिया कि दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। यानी आप जब भी दो मैट्रिसेस में कंपैरिजन ले रहे हो इक्वालिटी के लिए, तो आपने सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो ये देखना है कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर तो ऑर्डर सेम है देन यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप और द नेक्स्ट कंडीशन। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। उसके लिए मैं कुछ मैट्रिसेस यहां पे लिख लेता हूं, दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्गर। मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 4 6 8, मैट्रिक्स बी है मेरे पास 1 2 and 3, और यहां पे मैं लिख लेता हूं मैट्रिक्स सी दैट इज 12 8 9 and 10। अब ये तीनों जो लिखे गए मैट्रिक्स हैं इनके मैं क्या कर लेता हूं, सॉरी एक मैट्रिक्स में और भी लिख लेता हूं यहां पे डी 1+1। ये चार मैट्रिसेस मैंने लिख दिए और इसमें मैं चेक करूंगा कि क्या ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, और अगर हैं तो कौन से इक्वल हैं और कौन से नहीं इक्वल। तो उसके लिए जो पहला मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ऑर्डर मेरे पास देखें 2 rows and 2 column, इट इज 2 by 2। यहां पे एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 by 3। अच्छा जी, मैट्रिक्स सी जो है इसका मेरे पास जो ऑर्डर है वो है अगेन 2 by 2, और डी का जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास क्या है 2 by 2। तो मैं क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले सिर्फ मैट्रिक्स ए को लेते हैं और 1 by 1 नेक्स्ट 3 के साथ उनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मैट्रिक्स ए चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल हैं या हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है? नो, दे डू नॉट हैव सेम ऑर्डर। यहां पे जो रोज की तादाद है वो 2 है और कॉलम्स की तादाद भी क्या है 2, जबकि यहां पे रो की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद है 3। इट मींस दे डू नॉट हैव सेम ऑर्डर। तो आपने डायरेक्टली स्टेट कर देना है कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल। आगे एलिमेंट्स को कंपेयर करने की हमें यहां पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कह दें कि आपके पास ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द वेरी फर्स्ट कंडीशन। तो जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें नेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब मैं इसी मैट्रिक्स ए को ले लेता हूं और सी के साथ कंपेयर कर लेता हूं। तो देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी बोथ हैव सेम ऑर्डर। इट मींस कि ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे हैव सेम ऑर्डर। बट इक्वालिटी के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ऑर्डर सेम हो। इक्वालिटी के लिए 2 कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ऑर्डर सेम हो जाए तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी सेम होना जरूरी है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। इसका जो सेकंड एलिमेंट है इट शुड बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होना चाहिए और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होना चाहिए पोजीशन वाइज। रिमेंबर, पोजीशन वाइज, यानी अगर इसको जनरली बात की जाए 2 है हमारे पास, जो 2 की पोजीशन है वो क्या है A11, और यहां पे A11 कौन सा है 12। तो A11 शुड बी इक्वल टू A11, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ए और सी का ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। तो इट मींस कि ए और सी भी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। ना तो ए जो है वो इक्वल है बी के, ना ही ए जो है वो इक्वल है
सी के। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम था, यहां पे ये था कि ऑर्डर ही सेम नहीं है, ऑर्डर नॉट सेम। यहां पे क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, corresponding elements are not same oblique equal, ना तो वो सेम है ना ही वो इक्वल है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट कंपैरिजन, जो कि होगा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी के दरमियान। तो मैट्रिक्स ए और डी के कंपैरिजन पे आ जाएं। वी हैव 2, 1 + 1 विल डेफिनेटली बी 2, 1 + 1 भी क्या हो जाएगा 2। तो इट मींस कि A11 जो मैट्रिक्स ए का है वो इक्वल है डी के भी A11 के, बिकॉज दिस इज A11। सिमिलरली 4 की जगह पे 4, 6 की जगह पे 6 एंड 8 की जगह पे 8। नाउ इक्वालिटी की जब बात हो रही है ए और डी के दरमियान, ए और डी के दरमियान, इट इज सेटिस्फाइंग द बोथ टू कंडीशंस, they have same order, their corresponding elements are also equal। तो it means कि ये हमारे पास A और D जो हैं क्या हैं, दो इक्वल मैट्रिक्स हैं। A और D हमारे पास क्या हैं, दो इक्वल मैट्रिक्स। एंड द रीजन these two matrices are equal, क्योंकि ये दोनों जो कंडीशंस हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए, उनको क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉरी, तो A = D, यहां तक बात क्लियर होगी। तो मैं दोबारा बता देता हूं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए पे थोड़ा सा, कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं, दे हैव सेम ऑर्डर, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने 4 मैट्रिसेस लिए और जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसको 1 by 1 तीनों के साथ कंपेयर कर लिया। इन द वेरी फर्स्ट कंपैरिजन हमने ऑर्डर ही सेम नहीं लिखा, ताकि हमें चीज क्लियर हो जाए कि अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है, वी डू नॉट हैव टू गो टू द सेकंड कंडीशन। इन द सेकंड कंपैरिजन हमने ऑर्डर तो सेम लिया लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिफरेंट कर दिया, ताकि ये बात भी समझ आ जाए कि ऑर्डर सेम हो भी जाए तो हमने नेक्स्ट फेज में या नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लाजमी देखना है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तब भी दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। लास्ट थिंग इज A = D. A = D इसलिए आ गया because it is satisfying the both conditions. The very first condition is they have same order, and the second condition is their corresponding elements are same. Their corresponding elements are equal और same। दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, इक्वल होना या सेम होना। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ये तो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और पोजीशन ऑफ एलिमेंट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको A11 और A12 या जनरली जब एक एलिमेंट लिखा जाता है उसकी पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर कल के लेक्चर से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा आपके लिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। वॉइस क्वालिटी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी बेहतर हो सके उसको मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर भी आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जैसे आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में अपनी सजेशंस दी, अपनी फीडबैक दी, जिससे मैंने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो कर सकता था की, तो प्लीज आप इस जो मेरी ये वीडियो है इसमें भी अपनी सजेशन जरूर दीजिए। अगर मजीद मुझे किसी चीज को इंप्रूव करना है मुझे जरूर बताएं। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन आई मस्ट से दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।